अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो हम बात करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी की। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी का नाम आता है माइंड में, हमारे पास माइंड में आती है लैंड, बिल्डिंग, ये आ रहा है। अब इस लैंड और बिल्डिंग की हमने बात करनी है। रिमेंबर जब हमने डिस्कस किया था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पर, हमने कहा था कि लाजमी नहीं है हर प्रॉपर्टी की इनकम जो है प्रॉपर्टी का पार्ट बने। वहां पे भी मैंने आपको एक ट्री के जरिए समझाया था कि एक ऐसी इनकम है जो हमारी कैपिटल गेन में जाएगी, और वो कौन सी होगी, वो डिस्पोजल की होगी। मीन्स हम जो यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ने लगे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर रहे हैं, हम प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं। हम प्रॉपर्टी को डिस्पोज करके बेच के उसकी क्या कर रहे हैं, इनकम जो है वो अर्न कर रहे हैं। हम प्रॉपर्टी को विरासत में ट्रांसफर करके उसकी इनकम जो है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर डिस्पोजल है, बेचना है, ओनरशिप ट्रांसफर है, उसकी प्रॉपर्टी आ रही है। अब सवाल यह है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी या कौन सी इनकम है। वो इनकम जो प्रॉपर्टी के डिस्पोजल से या उसके सोल्ड से, उसके सेल से रिलेट कर रही है, वो हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो इनकम आएगी वो हमारी क्या बनेगी, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का पार्ट बनेगी, बिकॉज यहाँ पे जो गेन होंगे वो सेपरेट रेट के मुताबिक टैक्स होंगे। और रिमेंबर, ये इस हेड में जो हमारी इनकम आ रही है वो जिस प्रॉपर्टी से आ रही है वो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है। हमारी ज़ाती प्रॉपर्टी के बारे में क्या किया जा रहा है, कैलकुलेट किया जा रहा है। रिमेंबर, ये सेपरेटली इसलिए शो कर रहा हूँ कि जो डेप्रिशिएबल प्रॉपर्टी है इसका जो गेन है ये हमेशा बिजनेस का पार्ट बनेगा। जो बिल्डर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, इनकी अगर प्रॉपर्टी बिकती है तो बिजनेस का पार्ट बनेगा। मलक रियाज साहब अगर अपना कोई बहरिया टाउन में प्लाट, मकान, दुकान, घर बेच रहे हैं तो वो उनका बिजनेस का पार्ट है, वो उनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगी। आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस में आपने बिल्डिंग ली हुई है, आप उस बिल्डिंग को डेप्रिशिएट कर रहे हैं, कल को आप उस बिल्डिंग को बेचेंगे तो वो जो बिल्डिंग होगी उसका जो गेन होगा वो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनेगा। यहां पे कैपिटल गेन में कौन सी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, जो आपकी जाती प्रॉपर्टी है। आप जिस घर में रह रहे हैं, मैं जिस घर में रह रहा हूं, हम इनको बेचते हैं, हमें इनके ऊपर गेन आता है। ये जो हमारा गेन होगा, ये जो हमारा बेनिफिट होगा, ये जो हमारा फायदा होगा, ये हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का पार्ट बन रहा होगा। लेकिन वहीं पे कोई डेवलपर है, कोई वहां पे बिल्डर है, या आपके बिजनेस की प्रॉपर्टी है, आप उसको डिस्पोज कर रहे हैं, आप उसको बेच रहे हैं, तो वो आपके बिजनेस का पार्ट बन रहा होगा, वो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में ट्रीट हो रही होगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पे हम जिसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम पर्सनल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। अब एक पर्सनल प्रॉपर्टी है, गेन हो गई, डिस्पोज हो गया। डिस्पोजल हमें पता क्या, सेल कर दी है, जो भी आपने मैटर किया है, हमने से गेन निकालना है। गेन का फॉर्मूला है जी कंसिडरेशन रिसीव लेस कॉस्ट ऑफ एसेट। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एसेट जो है उसमें क्या कुछ आ सकता है, याद रखिएगा। और कंसिडरेशन रिसीव में क्या कुछ हो सकता है उसको जरा आपने याद रखना है। रिमेंबर, आप प्लॉट लेके बेच सकते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रॉपर्टी की भी हमारे यहाँ पे इकसाम है। आपके पास एक है कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, जिसे आप घर कहते हैं। आपके पास एक प्लॉट है, खाली प्लॉट है। आपके पास फ्लैट्स हैं, आपके पास क्वार्टर्स हैं, ये सारी इकसाम है। अगर आप प्लॉट की बात करते हैं तो प्लॉट की कॉस्ट क्या होगी, कितने का आपने प्लॉट लिया, प्रॉपर्टी की परचेज प्राइस। प्रॉपर्टी वो प्लॉट लेते हुए क्या खर्चे पे करना पड़े, कमीशन जो है वो पे करना पड़ गई, रजिस्ट्री के एक्सपेंडिचर जो है थे वो पे करना पड़ गई। और कल को आप उस प्लॉट को बेचते हैं तो बेचते हुए आपको कमीशन वगैरह पे करनी पड़ जाती है। ये आ गया आपके प्लॉट एक्सपेंसेस। अगर आप कंस्ट्रक्टेड हाउस बेच रहे हैं तो उसमें प्लॉट कितने का लिया और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी इनकर हुई, वो सारी की सारी क्या होगी, आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट्स का पार्ट बन जाएगी। अभी तक ये पॉइंट एग्जामिनर ने नहीं पूछा, वो कह सकता है आपको, किस्मत पर डिपेंड करता है। मैं हमेशा कहता हूँ मैं किस्मत पर बिलीव करता हूँ, आपने किस्मत अच्छी हुई नहीं पूछेगा, किस्मत ज़्यादा अच्छी हुई जो पूछ लेगा। वो कहता है जी आपने एक प्लॉट लिया एंड दैट प्लॉट कॉस्टेड यू अराउंड 1.2 मिलियन। 1.2 मिलियन का आपको कॉस्ट जो है था, प्लॉट जो है था वो कॉस्ट किया। आपने उस प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी होगी 48 लाख रुपए की। और कल को आपने ये जो घर था वो आपने 1 करोड़ का जो है वो बेच दिया।
तो गेन निकालने के लिए ये प्लॉट की कीमत और जो उसके ऊपर आपके डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में वो सारे कैपिटलाइज हो जाएंगे, तो आपकी कॉस्ट जो है वो 60 मिलियन ट्रेड होगी और आपका गेन जो होगा वो 4 मिलियन के करीब क्या हो रहा होगा, आ रहा होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये ना कीजिएगा कि आपने ये बेचा और इसमें लेस करके अपना गेन कर लें, गलत हो जाएगा। अगर प्लॉट लेके कंस्ट्रक्ट करके बेचो तो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी आपकी कॉस्ट का पार्ट बन रही होगी। तो ये आपकी कॉस्ट है जिसमें परचेज प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस पेड टू द प्रॉपर्टी, डेवलपमेंटल एक्सपेंसेस, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सारे के सारे क्या बनते हैं, आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बन रहे होते हैं। और कंसिडरेशन रिसीव में क्या आएगी, आपने प्लॉट कितने का बेचा, कितने का सेल किया, जो आपको एक्चुअल में अमाउंट मिल रही है, जो आपको हकीकतन पैसे मिल रहे हैं वो इसमें आएंगे, या हम कंपेयर करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू। बस प्रॉपर्टी में याद रखने के पर्सपेक्टिव पे देखना कि हमारी प्रॉपर्टी की ना फेयर मार्केट वैल्यू होती है दो किस्म की, एक होती है एफबीआर वैल्यू, एक होती है कमिश्नर वैल्यू। एफबीआर वैल्यू, एफबीआर ने ना, अगर आप कभी भी आपको मौका मिले आप एफबीआर की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे जाके आप कभी भी प्रॉपर्टी के रेट्स देखें, तो एफबीआर ने हर शहर के, हर जिले के, हर एरिया के ना कुछ प्रॉपर्टी के रेट डिस्कस किए हुए हैं कि ये यहाँ पे प्रॉपर्टी है इसका रेट ये होगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी इसका रेट ये होगा। तो एफबीआर ने प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू दी होती है। अगर किसी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू नहीं दी तो उसकी जो लोकल गवर्नमेंट ने मार्केट वैल्यू डिटर्मिन की होती है, हम वो जो है उसको क्या कर रहे होते हैं, कंसिडर कर रहे होते हैं, उसको हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो फेयर मार्केट वैल्यू में एफबीआर वैल्यू भी हो सकती है, डीसी वैल्यू भी हो सकती है। हमने क्या देखना है, एफबीआर वैल्यू और एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जो इसमें से ज़्यादा अमाउंट होगी वही क्या होगी, हमारी कंसिडरेशन रिसीव ट्रेड हो रही होगी। तो ये चीज़ जो है वो क्या रखनी है, आपने अपने माइंड में रखनी है कि जब भी हम गेन निकाल रहे हो, तो मेरे ख्याल से गेन निकालने के पर्सपेक्टिव से कोई आपको मसला नहीं होना चाहिए कि आपने प्रॉपर्टी बेची, प्रॉपर्टी आपने बेच दी 1 करोड़ की, ये आपकी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी आपने खरीदी थी, इसको सबकी कॉस्ट जो है थी वो आपकी 60 लाख लगी थी, उसको बेचने में खर्चा आपका आया 2 लाख रुपया, कमीशन वगैरह पे करनी थी, आपका जो गेन होगा वो आ जाएगा ये 38 लाख रुपया, ये आपका गेन होगा। दिस वन विल बी योर गेन। इसके ऊपर क्या करेंगे आप, टैक्स पे कर रहे होंगे। अब गेन आ गया, टैक्स पे करना है, टैक्स जो पे करना है ना वो इस टेबल के मुताबिक पे करना है। ये टेबल इंपॉर्टेंट है। अब देखें, हम उसने ना हमारी प्रॉपर्टी को 3 कैटेगरीज में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया, प्लॉट, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और फ्लैट्स, 3 कैटेगरीज हैं। अगर आप प्लॉट बेच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने प्लॉट लिया था 10 लाख का, आप उसको बेच रहे हैं 20 लाख का, कितना गेन आया, गेन आया 1 मिलियन का। दिस इज योर गेन। अब इस गेन के ऊपर, ये आपका मुनाफा आया है, इस गेन के ऊपर क्या किया जाएगा, इस गेन के ऊपर टैक्स पे किया जाएगा। अब जो वो टैक्स पे किया जाएगा वो इन रेट्स के मुताबिक टैक्स पे किया जाएगा। अगर प्लॉट की बात है और अगर आप 1 साल के अंदर अंदर प्लॉट बेच रहे हैं तो 15% टैक्स पे करेंगे, मतलब इसका 15% ले लेंगे, वो बनेगा जी 1.5 लाख रुपया। ये आप क्या करेंगे, हुकूमत को टैक्स पे कर रहे होंगे। लेकिन अगर 1 साल के बाद प्लॉट बेचा है लेकिन 2 साल से पहले पहले, तो 12.5%, मतलब अगर 1 साल के बाद प्लॉट बिक रहा है लेकिन 2 साल के बाद, तो फिर गेन रेट जो होगा 12.5% होगा, मतलब 1,25,000 जो है वो आप टैक्स पे कर रहे होंगे। अगर 2 साल के बाद बेचा लेकिन 3 साल से पहले पहले, फिर टैक्स जो होगा वो 10%। अगर 3 साल के बाद बेचा है लेकिन 4 साल से पहले पहले, तो 7.5%। अगर 4 साल के बाद प्लॉट बेचा है लेकिन 5 साल से पहले पहले, फिर 5%। अगर 5 साल के बाद प्लॉट बेच रहे हो लेकिन 6 साल से पहले पहले बेच रहे हो तो 2.5%। अगर 6 साल के बाद प्लॉट बेचो तो फिर एग्जैम्प्ट है। मतलब कोई भी ओपन प्लॉट जो है आपके पास मौजूद है, आपके पास अवेलेबल है, आप उस ओपन प्लॉट को 6 साल अपने पास रख लें, 6 साल के बाद बेच लें, तो उसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो नहीं लगेगा, कोई किसी किस्म की टैक्स की अमाउंट जो है उसके ऊपर चार्ज नहीं हो रही होगी। ये चीज़ आपने क्या रखनी है, याद रखनी है। सिमिलरली जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है उसके लिए क्या है, 1 साल के अंदर बेचेंगे 15%, 1 साल के बाद बेचेंगे 2 साल के अंदर अंदर 10%, 2 साल के बाद 3 साल के अंदर अंदर 7.5%, 3 साल के बाद 4 साल के अंदर अंदर 5%,
और अगर 4 साल के बाद कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, मतलब घर बेच रहे हैं, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। और फ्लैट्स के लिए है, अगर 1 साल के अंदर फ्लैट बेच रहे 15%, 2 साल के अंदर फ्लैट बेच रहे 3.5%, और 2 साल के बाद बेच रहे तो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज दैट क्या आपको ये रेट्स याद करने हैं? द आंसर इज नो, नहीं याद करने। आप आई कैप में जाएंगे, आई कैप में आपका पेपर आएगा, आप पेपर को पकड़ेंगे, पेपर पकड़ने के बाद आप आखिरी पेज पे जाएंगे, आखिरी सफ़े के ऊपर आपके रेट्स गिवन होंगे। आपने ये रेट्स याद नहीं करने, आपने बस ये जो गेन है, आपने बस इस गेन को कैलकुलेट करना सीखना है। ये गेन आपका आ गया, आपको लग गया जी मैंने प्रॉपर्टी बेची है, प्रॉपर्टी पे मुझे गेन आ गया 4 लाख रुपए का। ये जब 4 लाख रुपए का आपने गेन निकाल लिया होगा, आपको पता होगा कि प्लॉट बिका है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी बिकी है, फ्लैट बिका है, पता होगा। आपको पता होगा कि आपकी डेट ऑफ परचेज क्या थी, आपको डेट ऑफ सेल भी पता होगा। डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल तक आप टाइम पीरियड निकालेंगे। वो जहां पे जिस स्लैब में फॉल कर रहा हुआ पेपर के एंड पे जाएंगे, आपको लगा कि हमने 1 साल के बाद बेची है लेकिन 2 साल से पहले बेच दी है, तो 10% जो होगा, मतलब 4 लाख रुपया गेन टैक्स जो है वो क्या कर देंगे, आप हुकूमत को जमा करवा देंगे, आप गवर्नमेंट को सबमिट आउट कर देंगे। तो ये क्या होता है, टैक्स है। अब आप देखें प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के ऊपर इन रेट्स के मुताबिक टैक्स पे हो रहा है। सो सेपरेट रेट्स हैं, बिल्कुल अलग से रेट्स हैं। सो दैट्स वाई हम इसे क्या कह रहे हैं, सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बना रहे होते हैं या सेपरेट टैक्स रेजिम में ट्रीट करें, बिकॉज इन इनकम्स के ऊपर जो रेट्स हैं वो क्या है, बिल्कुल अलहदा है, बिल्कुल अलग है। तो नॉर्मल रेट्स नहीं लग रहे, बल्कि ये स्पेशल रेट्स जो हैं वो लगेंगे अगर हम प्रॉपर्टी को डिस्पोज करके गेन वगैरह कमा रहे हैं। सो ये है डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये रेट्स याद नहीं करने, कंसेप्ट आपको याद हो गया, यही चीज है, प्रैक्टिस करेंगे समझ आपको ये आ जाएगी। गॉट इट? ठीक है जी। अब प्रॉपर्टी से रिलेटेड थोड़ा सा एक और कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, और एक कंसेप्ट है जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। जब आप इनकम टैक्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक मॉड्यूल नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक नज़र आएगा, जो होगा इनकम टैक्स के, इसका नाम होगा अदर एरियाज। एक एरिया जो प्रॉपर्टी से सिचुएट कर रहा है, बट मैं वो अदर एरियाज में जाकर डिस्कस करूँगा, और वो पर्टिकुलरली कंसेप्ट होगा अबाउट द डीम्ड इनकम, जो नया सेक्शन 7E आया है उससे मुतालिक, बट वो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा मैं। वो एक जगह पे, एक जहाँ पे रेलेवेंट मुझे लग रही है वहाँ पे डिस्कस हुआ होगा, तो उसकी आप फिक्र ना करें, बिकॉज इट माइट बी पॉसिबल कि आप बुक ए, बुक बी, बुक सी, बुक डी फॉलो कर रहे हों, और वहाँ पे कैपिटल गेन में ये चीज़ गिवन हो कि डीम्ड इनकम वाला एरिया 7E सेक्शन है, और आपके लिए मैंने नहीं करवाया, मैंने करवाना है, बट जहाँ मुझे अप्रोप्रिएट लग रहा है कि आप वहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे, मैं वहाँ पे उसको प्लेस करूँगा। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा तो मेजोरिटी ऑफ यू विल बी गोइंग फॉर द क्राइमिंग, और अट्टा मैंने आपको टैक्स में नहीं लगवाना, मैंने समझा के पास करवाने। तो एक एरिया जो डीम्ड इनकम जो सेक्शन 7E से मुतालिक है, वो मैं बाद में किसी अप्रोप्रिएट जगह पे डिस्कस होगा, वहाँ पे रेफरेंस हो जाएगा कि ये यहाँ पे एरिया था, यहाँ पे डिस्कस किया, और लॉजिक भी बता दूंगा कि यहाँ पे डिस्कस क्यों किया हुआ है। बट अब वहाँ पे करेंगे, जो मॉड्यूल में यहाँ पे डिस्कस चीज़ें हैं, आपने बस इनको क्या करना है, फोकस करना है। अब छोटा सा एरिया रह गया है, वो है कि परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रिमेंबर, हमें टैक्स वाले कहते हैं कि आपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन को फरोग देना है, कैश बेस्ड जो ट्रांजैक्शन है वो कम करनी है, तो इसलिए उन्होंने लिमिट लगा दिया है कि अगर कोई हम इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं, और अगर उसकी रकम 5 मिलियन से ज़्यादा की अगर हम पे कर रहे हैं, तो हमें वो बाय बैंक पे करनी पड़ेगी, बाय कैश पे नहीं करेंगे। अगर हम 5 मिलियन से ऊपर की रकम बाय कैश पे कर देंगे तो हमें उसके कंसिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे, हमें उसके नुकसान जो हैं वो क्या करने पड़ेंगे, उठाने पड़ेंगे। वो नुकसान क्या होंगे, एक तो वो हमें एज अ कॉस्ट डिसअलाउ हो जाएगी, और उसके ऊपर हमें एज अ पेनल्टी भी क्या होगी, इम्पोज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल देखें कि एक मिस्टर ए है, उसने कराची में अपना घर बेचा 15 मिलियन का, उसने वो घर लिया था 19 मिलियन का, जिसमें से 6 मिलियन उसने कैश में पे किया था। मतलब उसने 19 मिलियन का घर परचेज किया, और उस 19 मिलियन में से 6 मिलियन की पेमेंट जो है वो उसने कैश में पे की थी।
अब टैक्स वाले कहते हैं कि आप 5 मिलियन से ज्यादा की रकम कैश में पे नहीं कर सकते, आपने 6 मिलियन की रकम जो है वो कैश में पे कर दी है। अब ये जो रकम आपने पे की है ये सारी की सारी आपको बीइंग अ कॉस्ट क्या हो जाएगी, डिसअलाउ हो जाएगी, आप इसे क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब बज़ाहिर क्या हो रहा है, अगर बज़ाहिर देखा जाए, मिस्टर ए कह रहा होगा जी देखें जी मैंने तो 15 मिलियन का अपना जो है था वो हाउस बेच लिया, मैंने 19 मिलियन का घर लिया था, देखें जी मुझे तो 4 मिलियन का लॉस हो गया, हो हाय ये तो बड़ा अफसोस हो गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। टैक्स वाले कहेंगे बेटा रुको जरा, सब्र करो, धक्का मुक्की नहीं करने का, कौन सा लॉस हुआ है, तुमने प्रॉपर्टी कितने की ली है, जी 19 मिलियन की, सारी पेमेंट तुमने बाय बैंक की है, नहीं सर सारी पेमेंट बाय बैंक नहीं की, कुछ पेमेंट कैश में भी की है, कौन सी पेमेंट कैश में की है, जी 6 मिलियन की, अच्छा बेटा तो ये जो तुमने 6 मिलियन की पेमेंट कैश में कर दी है ये डिसअलाउ है तुम्हें, इसका मतलब क्या हुआ कि इसने लिया तो 19 मिलियन का, लेकिन टैक्स वाले इसे कंसीडर करेंगे 13 मिलियन का। अब चूंकि इसको ये 6 मिलियन ये अमाउंट बीइंग अ कॉस्ट ही क्या हो गई है, डिसअलाउ हो गई है, तो अब जो इसकी कॉस्ट ट्रीट होगी वो 13 मिलियन ट्रीट हो रही होगी। टैक्स वाले कहेंगे बेटा कितने का बेचा, 15 मिलियन का, हमारे मुताबिक तुम्हारी कॉस्ट कितनी है, 13 मिलियन है, कितना गेन हुआ, 2 मिलियन का तुम्हें गेन हुआ है। अब इस 2 मिलियन के ऊपर जो भी अप्रोप्रिएट स्लैब अभी जो हमने टैक्स की पढ़ी है उसके मुताबिक वो आपसे टैक्स भी कलेक्ट कर लेंगे और आपको ये कैश पेमेंट करने के ऊपर पेनल्टी वगैरह भी जो है वो क्या हो जाएगी, इम्पोज हो जाएगी। सो रिमेंबर, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की परचेजिंग के दौरान अगर आपने कोई पेमेंट की है और 5 मिलियन से ज़्यादा की पेमेंट आपने अगर कैश में कर दी है, तो जितनी पेमेंट की होगी वो सारी की सारी एज अ कॉस्ट क्या हो जाएगी, आपको डिसअलाउ हो जाएगी। अब चूंकि वो एज अ कॉस्ट आपको डिसअलाउ हो जाएगी तो आपकी कॉस्ट तो कम हो गई, तो आपको एक तो वो नुकसान हुआ, आपको कॉस्ट क्लेम नहीं करने दी गई, दूसरा आपका लॉस था इस एग्जाम्पल में आपका गेन आ गया, और तीसरा आपको पेनल्टी भी पड़ गई है। तो इसलिए इन्होंने कहा हुआ है प्रॉपर्टी खरीदो कोई मसला नहीं है, पेमेंट करो थ्रू बैंकिंग चैनल। अगर कोई कैश में पेमेंट करनी है तो 5 मिलियन तक की कैश में पेमेंट कर दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर 5 मिलियन से ऊपर की पेमेंट हुई और वो तुमने कैश में पे कर दी, फिर तुम्हें क्या होंगे मसले फेस करने पड़ेंगे, और मसले जो है ये हैं। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। अब इससे एसोसिएटेड एक छोटा सा कंसेप्ट जो है सेक्शन 7E का है, ये मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, अदर एरियाज में जाएंगे वहाँ पर डिस्कस करूँगा, उस वक्त आप इतने मेच्योर होंगे कि आप उसको समझ सकेंगे, आप क्रैम नहीं करेंगे, तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कैपिटल गेन में इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात यहाँ पे समाप्त होती है, खत्म होती है। मेरे ख्याल से अब इमूवेबल प्रॉपर्टी के डिस्पोजल में आपको कभी भी किसी किस्म का इशू नहीं होगा। गॉट इट? अब हम डिस्कस करते हैं सेपरेट ब्लॉक का एरिया, जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटीज। अब क्योंकि हमने पढ़ा था सेपरेट ब्लॉक में दो चीज़ें आ रही हैं, एक सेक्शन नंबर 37A और दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी की तो हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन जो पॉसिबल थी वो कर ली, सारा कंसेप्ट जो है था वो हमने समझ लिया, क्या है क्या नहीं है उसको हमने देख लिया। अब हम बात करने लगे हैं किसकी, सिक्योरिटीज की, ये क्या होती हैं। अब पेपर में बड़ा फेमस क्वेश्चन है आई कैप का, डिफाइन सिक्योरिटीज एंड कैपिटल एसेट्स अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। आई कैप में एग्जामिनर का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, सिक्योरिटीज क्या होती हैं ये बताएं और कैपिटल एसेट्स क्या होती हैं ये बताएं। अब ये डेफिनेशन है, अब डेफिनेशन का नाम सुनते हैं बच्चे क्रैमिंग करनी पड़ेगी, रट्टा मारना पड़ेगा, हाय अल्लाह ये तो क्या हो जाएगा, रट्टा है ये कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, बड़े परेशान वगैरह हो रहे होते हैं। लेकिन हमने सबसे पहले आपने घबराना है, क्यों, कैपिटल एसेट्स पढ़ के आए, क्या रट्टे वाली चीज़ है थी,
क्या वो थोड़ी सी भी मुश्किल थी? नहीं, हमने पढ़ लिया कि ऑल एसेट्स आर कैपिटल एसेट एक्सेप्ट एस ओ डी ए। एस से स्टॉक इन ट्रेड, ओ से अदर मूवेबल, डी से डेप्रिशिएबल एसेट, ए से अमोर्टाइजेबल एसेट्स। पढ़ा? डेफिनेशन याद हो गई? रट्टा मारना पड़ा? नहीं मारना पड़ा। अब सिक्योरिटीज को भी मैं आपको ऐसे याद कराऊंगा कि सिक्योरिटीज किसे कहते हैं। रिमेंबर, सिक्योरिटीज इंक्लूड क्या? सिम डीवीडी। सिम डीवीडी याद हो जाए या डीवीडी सिम याद हो जाए, सिक्योरिटीज की डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी। अब वो सिम डीवीडी से क्या होगा? एस से बनेगा शेयर्स इन पब्लिक कंपनी। कि अगर आप पब्लिक कंपनी के शेयर्स को बेच रहे हैं तो उन पब्लिक कंपनी के शेयर्स को जो डिस्पोज करेंगे उसके ऊपर जो आपका गेन आ रहा होगा वो सिक्योरिटीज कहलाए। जो पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं वो सिक्योरिटीज कहलाएंगे, और जो उन पे गेन आएगा वो सेपरेट टैक्स रिजीम का पार्ट बनेगा, सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बन रहा होगा कैपिटल गेन में। आई से बनेगा द इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल। एम से बनेगा मुदारबा सर्टिफिकेट्स। डी से बनेगा डेट सिक्योरिटीज। वी से बनेगा वॉचर्स ऑफ पीडीसीआर, और आखिरी वाले डी से बनेगा डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। तो अगर सिम डीवीडी आपको याद हो जाता है तो आपको सिक्योरिटीज की डेफिनेशन भी याद हो जाएगी। तो सिक्योरिटीज इंक्लूड, पेपर में नहीं भूलना चाहिए, सिम डीवीडी। अब सिम से एस से शेयर्स इन पब्लिक कंपनी, आई से इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल, एम से मुदावबा सर्टिफिकेट, डी से डेट सिक्योरिटीज, वी से वॉचर ऑफ पीडीसीआर, और डी से डेरिवेटिव प्रोडक्ट। ये सिम डीवीडी याद कर लो, सिक्योरिटीज की डेफिनेशन आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएंगी। तो क्रैमिंग मैं नहीं करवा रहा, डेफिनेशन एज इट इज आपने प्रोड्यूस करनी है, कोई चेंज नहीं करवा रहा, बट मेमोराइज करने का तरीका बता रहा हूँ। कैसे? सिम डीवीडी, शेयर इन पब्लिक कंपनी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल, मुदारबा सर्टिफिकेट, डेट सिक्योरिटीज, वॉचर ऑफ पीडीसीएल, डेरिवेटिव प्रोडक्ट, सिम डीवीडी। तो सिक्योरिटीज इज इक्वल टू सिम डीवीडी, कैपिटल एसेट इज इक्वल टू सोडा। तो सिम डीवीडी एक डेफिनेशन, सोडा दूसरी डेफिनेशन, दोनों याद कर लो। 3 नंबर का पेपर में आएगा, 3 नंबर आप आराम से लिख लोगे, आपके मार्क्स लूज नहीं होंगे। तो इन चीजों को हम कलेक्टिवली क्या कह रहे होते हैं? हम इनको सिक्योरिटीज कह रहे होते हैं। इसमें म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी शामिल होते हैं, बोनस शेयर्स वगैरह भी अगर बेचेंगे वो भी इसका पार्ट बनेंगे। तो ये उसके अलावा जो ट्रस्ट वगैरह होते हैं उनके जो हम यूनिट ट्रस्ट डिस्पोज कर रहे थे वो भी इसमें शामिल होता है। अब इनको बेचेंगे, इनके ऊपर जो गेन वगैरह आएगा उसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि वो हमारे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का पार्ट तो बनेंगे, लेकिन वो सेपरेट टैक्स रेजिम का पार्ट बनेंगे बिकॉज वो सेपरेट रेट्स के मुताबिक टैक्स होंगे। अब इसमें जितनी आइटम्स लिखी हुई हैं कुछ तो हैं जो आपके स्कोप्स के मुताबिक हैं, कुछ आपके स्कोप के मुताबिक नहीं है, इसलिए जो स्कोप के मुताबिक है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स जो है थे वो हमने अभी पढ़ा। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स जो है थे वो अंडर सेक्शन 37 का पार्ट बनते थे। क्योंकि वो अंडर सेक्शन 37 का पार्ट बन रहे थे तो वो एनटीआर का पार्ट बनते थे। पब्लिक कंपनी के शेयर्स जो है वो हमारे किसका पार्ट बन रहे हैं? सिक्योरिटीज का 37A का पार्ट बन रहे हैं। अब पब्लिक कंपनी क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए, चैप्टर 4 में हमने पढ़ी थी। पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी इन विच 50% और मोर शेयर आर हेल्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट, या कंपनी इन विच 50% और मोर शेयर आर हेल्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये हमने रियल डेफिनेशन पढ़ी थी। अ कंपनी इन विच 50% और मोर शेयर आर हेल्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट, या a company in which 50% or more share are held by a foreign company which is wholly owned by foreign government, या a company who is traded on stock exchange and is listed at the end of stock exchange or unit trust। ये तमाम चीजें जो है थी ये हमने पढ़ी थी। तो पब्लिक कंपनी, अब इस कैटेगरी के इस क्राइटेरिया के मुताबिक जो पब्लिक कंपनी है जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है, अगर मैं उसके शेयर्स बेचूंगा तो वो 37A का पार्ट बनेंगे। ये हमें लग गया पता। अब रिडीमेबल कैपिटल क्या होता है ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप इसको समझ सकते हैं कि रिडीमेबल कैपिटल में हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास कॉर्पोरेट लेवल के, एक होते हैं हमारे पास गवर्नमेंट लेवल के। रिडीमेबल कैपिटल फॉर एग्जांपल स्कूप बॉन्ड्स हो गए, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, अपना डिबेंचर्स वगैरह हो गए, इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो रिडीमेबल कैपिटल में आ जाती हैं। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मुदारबा कंपनीज जो हैं, जो मुदारबा सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं वो इसमें आ रहे होते हैं। पीटीसीएल वाउचर्स जो हैं उसके भी लिए आपको करने की जरूरत नहीं है। तो जो चीज़ें रेलिवेंट है वो आपको रिक्वायर्ड है, उसके लिए अप्रोप्रिएट नॉलेज होने की ज़रूरत है। चीज़ें आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है उसमें जाके अपने आप को कंफ्यूज करने की या बिला वजह का अपने आप को तकाने की जरूरत नहीं है। पब्लिक कंपनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे पब्लिक कंपनी मैंने आपके सामने लिख दी बिकॉज इसकी डेफिनेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है।
उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट की। ये डेफिनेशन है अभी तक जो मैं आपको कहूँगा, जो आपको रट्टा मारनी है, क्रैम करनी है। पेपर में, पास्ट पेपर में एक दफ़ा 3 मार्क्स की ये डेफिनेशन आ चुकी है कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट क्या होते हैं। वाहिद डेफिनेशन है जो मैं आपको ये कहूँगा कि आपने इसको एज इट इज़ रट्टा मारना है। अब डेरिवेटिव प्रोडक्ट क्या है? कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो अपनी वैल्यू जो है वो ड्राइव कर रहे हैं, कहाँ से? उन सिक्योरिटीज़ से जो हमने उनके पीछे पे रखी हुई है। फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है या कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शंस हैं, या कोई भी कमोडिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो मार्केट एक्सचेंज में हुए हुए हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बैक्ड बाय सिक्योरिटीज़। इनके पीछे हमने एसेट्स की गारंटी रखवाई हुई है, इनके पीछे हमने मुख्तलिफ सिक्योरिटीज़ रखवाई हुई है, उनकी वजह से इनकी वैल्यू बनी हुई है। और इनको हम जाके ट्रेड कर सकते हैं, बेच सकते हैं, बेच के इनसे पैसे कमा सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे डेरिवेटिव कहला रहे होते हैं। इससे ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। एमएफए में जाएंगे, एमएफए में आप इसको पढ़ लेंगे, बिकॉज एज ऑफ नाउ, एज ऑफ कैफ 2, दिस इज़ आउट ऑफ योर स्कोप। और जो चीज़ आउट ऑफ योर स्कोप है अभी हम उसको यहाँ पे डिस्कस आउट नहीं कर रहे। ये वाहिद डेफिनेशन है जो आपको क्या करनी पड़ेगी, क्रैम करनी पड़ेगी। क्रैम करना मुश्किल नहीं है, 3 से 4 दफ़ा पढ़ें, आपको याद हो जाएगी। डेरिवेटिव क्या होते हैं? ये डेरिवेटिव आर द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं व्हिच ड्राइव देयर वैल्यू। वो जो अपनी वैल्यू जो है वो ड्राइव कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, किससे? फ्रॉम द अंडरलाइंग सिक्योरिटी, जो हमने उनके पीछे सिक्योरिटी रखी हुई, जो उनके पीछे हमने एसेट बैक करवाए हुए, उनकी वजह से इन प्रोडक्ट्स की वैल्यू है। और ये जो है ये ट्रेड भी हो सकते हैं, ये बिक भी सकते हैं। इसमें ऑप्शंस होती हैं, शेयर की ऑप्शंस वगैरह होती हैं, कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे डेरिवेटिव प्रोडक्ट कहला रहे होते हैं। बस ये रट्टा मार रहा आपने, आपको नहीं ज़रूरत जानने की कि डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ राइट्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होती हैं। इनके बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। एमएफए में और बीएफडी में जाकर तसल्ली से पढ़ लीजिएगा इंशाल्लाह। बट अभी इसको आपने बस पढ़ना है, इसको 2-3 दफ़ा डेफिनेशन को रीड करें और आप आगे चलते जाएं। बिकॉज पेपर में एक दफ़ा ये उसने डेरिवेटिव प्रोडक्ट पूछा हुआ है, पास्ट पेपर में आई थिंक 16 इस तरह के टाइप में पूछा हुआ है। उसके बाद डेट सिक्योरिटीज़, जो रिडीमेबल कैपिटल में हम बात कर रहे थे, उसमें रिलेटेड हमारे पास 2 तरह की होती हैं डेट सिक्योरिटीज़। एक होती है कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज़ और दूसरी होती है हमारे पास गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज़। इनको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। आप कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज़ के 2-3 नेम याद कर लें, TFCs, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, सुकुक सर्टिफिकेट्स, रजिस्टर्ड बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर बॉन्ड्स, पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट। ये वो तमाम डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो पाकिस्तानी कंपनी फॉरेन में, या कोई भी फॉरेन कंपनी जो है पाकिस्तान में, या पाकिस्तानी कंपनी पाकिस्तान में रेस कर रही होती है, पब्लिशर डेट वगैरह रेस कर रही है। और गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटी में टी बिल्स, फेडरल इन्वेस्टमेंट बोर्ड, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बोर्ड, गवर्नमेंट पेपर, म्यूनसिपल बॉन्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट वगैरह आ जाते हैं। तो इसको सिर्फ आपने रीड आउट करना है। मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि ये सिर्फ रीड ओनली है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक नाम ये TFC का याद कर लें, PTC का याद कर लें, सुकुक सर्टिफिकेट का याद कर लें, यहाँ पे टी बिल्स, FIBs और PIBs याद कर लें। यही आप लोगों के लिए इनफ है। डिटेल में यहाँ पे रिक्वायर नहीं है, पेपर में कभी भी इनकी डिटेल नहीं पूछेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गई है, ये हमारे पास डेट सिक्योरिटीज हो गई है। अब हमें लगता है क्या पता कि भाईजान ये हमारे पास सिक्योरिटीज हैं, बेचेंगे तो गेन आएगा। गेन को रिकॉर्ड कैसे करना है? फॉर्मूला वही है, उसमें तब्दीली नहीं है। इन सिक्योरिटीज़ को कितने का परचेज़ किया, परचेज़ करने पे कितने हमारे एक्सपेंसेस आए, बेचने पे हमारे कितने एक्सपेंसेस आए। आप जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, पब्लिक कंपनी के शेयर लेते हैं, कमीशन पे करते हैं, ट्रांसफर चार्जेस पे कर रहे होते हैं, ब्रोकरेज फी पे कर रहे हैं। ये तमाम आपके उन शेयर्स को एक्वायर करने के पैसे हैं। आप उनको बेचते हैं तो आपने कितने का शेयर बेचा और मार्केट वैल्यू कितनी थी। फॉर एग्जाम्पल आपने शेयर बेचा वो 55 रुपये का था और उसकी मार्केट वैल्यू जो है थी वो 60 रुपये थी। तो हम इन्हें कंपेयर करेंगे, जो हायर अमाउंट होगी वो हमारी क्या ट्रीट होगी, वो हमारी कंसिडरेशन रिसीव ट्रीट हो रही होगी। तो थ्रू आउट, चाहे 37 हो, चाहे 38 हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे सिक्योरिटीज हो, गेन का फॉर्मूला तो हमारा वही है, कंसिडरेशन रिसीव माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट। गेन निकाल लेंगे कि जी हमारे पास एक है था, हमने 10,000 रुपये की अपनी सिक्योरिटी बेची थी, सिक्योरिटीज हमने कमाई ली थी 8,000 रुपये की, 2,000 रुपये का हमारा गेन आ गया। अब इस गेन को हमने टैक्स करना है। अब इस गेन को टैक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेट लगाने पड़ेंगे। और वो रेट कौन से हैं? वो रेट हमारे पास ये हैं। अब ये रेट भी आपको याद नहीं करने, पेपर में गिवन है।
रेट बड़े सिंपल है कि अगर कोई भी सिक्योरिटी जो हमने अभी बात की है, पूरा सिम डीवीडी, मैं बार बार सिक्योरिटी कह रहा हूँ, मैं साथ सिम डीवीडी बोलता रहता हूँ, जितनी भी हमने सिम डीवीडी की बात की है, अगर ये कोई भी सिक्योरिटी यकम जुलाई 2022 से पहले परचेज की थी, यकम जुलाई 2022 से पहले परचेज की थी, अगर हम इसको अब बेच रहे हैं, हम इसको आज बेच रहे हैं, तो हमेशा 12.5% के ऊपर टैक्स होगा। साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, जब मर्जी बिकी। लेकिन अगर ये परचेज यकम जुलाई 2022 से पहले की थी, जितना गेन आएगा 22.5% टैक्स होगा। चाहे 2017 में खरीदी हो, 18 में खरीदी हो, 19 में, 20 में, 21 में, जब भी बेचोगे, अगर जो भी गेन आया, लेट्स सपोज ₹1,00,000 गेन आया, तो 12.5% के हिसाब से मतलब 12,500 जो है वो क्या कर दिया जाएगा, इसके ऊपर टैक्स पे कर दिया जाएगा। और अगर कोई सिक्योरिटी आप यकम जुलाई 2022 के बाद खरीदते हैं, यकम जब आपका नया टैक्स शुरू हुआ ये वाला, इससे ऑनवर्ड अगर आप कोई सिक्योरिटी खरीदते हैं, इससे ऑनवर्ड कोई सिक्योरिटी लेके चलते हैं, आपने इस साल की सिक्योरिटी परचेज की, तो उसके लिए स्लैब रेट है। और ये भी याद नहीं करने, जब याद नहीं करने जिंदगी आसान हो गई है। पेपर में गिवन होंगे, पेपर में आपको बता देगा कि आपकी डेट ऑफ परचेज क्या है, आपकी डेट ऑफ परचेज भी आपको गिवन होगी सिक्योरिटीज के लिए, आपको इसकी डेट ऑफ सेल जो है वो भी गिवन होगी सिक्योरिटीज के लिए। डेट ऑफ परचेज भी आपके पास है, डेट ऑफ सेल जो है वो भी आपके पास होगी। तो आप खुद से क्या करेंगे, होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई सिक्योरिटी 1 साल के अंदर बिकी, 15% पेपर में गिवन होगा, आपने बस डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल कंपेयर करनी है, रेट लगा देना है। 1 साल के बाद बिकी, 2 साल के अंदर बिकी तो 12.5%, 2 साल के बाद बिकी 3 साल के अंदर तो 10%, अगर 3 साल के बाद 4 साल के अंदर 7.5%, 4 साल के बाद 5 साल के अंदर 5%, 5 साल के बाद 6 साल के अंदर 2.5%, और अगर 6 साल के बाद ये सिक्योरिटी बिकेगी तो 0% टैक्स होगा, मतलब एग्जाम्प्ट हो जाएगी। तो ये रेट्स हैं, इन रेट्स को याद करने की कतई जरूरत नहीं है। पेपर में आपको आई कैप में जाएंगे, लास्ट पेज पे जाएंगे तो ये रेट गिवन होंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट है गेन या लॉस निकालना, आइडेंटिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर में वो आपको इतना आसान नहीं कहेगा कि भाई इसमें डाल दो, उसने आपको पूरा बिल्ड करना है सिनेरियो, आपने खुद फैसला करना है कि ये सिक्योरिटीज में जाएगी कि या ये जाएगी वो हमारी सेक्शन नंबर 37 में आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहता है जी असलम प्राइवेट लिमिटेड, आपके पास असलम प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स हैं, आपने बेचे हैं। अब आप में से मेजोरिटी 30 खान ऐसे होंगे कि प्राइवेट लिमिटेड का नाम आया तो जरूरी कहाँ जाएंगे, ये सेक्शन नंबर 37 में जाएंगे। ऐसा नहीं करना, पहले सवाल को ध्यान से पढ़ना है, बिकॉज हमने ये आइडेंटिफाई करना सीखा था पब्लिक कंपनी का और प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस, और वहां पे हमने देखा था कि बेशक नाम में प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है, लेकिन अगर असलम प्राइवेट लिमिटेड यही कंपनी हो और इसके 59% शेयर्स जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के पास हो, तो ये हमारी कंपनी जो है वो पब्लिक कंपनी कंसीडर हो जाएगी। अगर ये पब्लिक कंपनी कंसीडर हो गई और इसके शेयर्स बिकेंगे तो फिर सेक्शन नंबर 37A का पार्ट बनेंगे। तो ये चीज आपने बड़ा क्लियरली डिस्कस करनी है, पास्ट पेपर में सिखाऊंगा। एक सवाल भी है आरपीएल वाला, रूमी प्राइवेट लिमिटेड वाला, वो बड़ा मजे का सवाल है जो इससे रिलेटेड जो आया भी हुआ है। अगर आपके पास ये नोट्स की पास्ट पेपर की बुक है तो वहां पे गिवन है ये, वो सिखाऊंगा मैं आपको। बट यहाँ पे ये चीज क्लैरिफाई करनी है, आपने जब वीडियोस देख रहे हैं, जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हुए पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस जो है ये आपको क्लियर होना चाहिए। पब्लिक कंपनी वो है जो बाय नेम पब्लिक कंपनी नहीं बल्कि बाय दिस कैरेक्टर पब्लिक कंपनी है, जो इस डेफिनेशन को फुलफिल कर रही है। जो इस डेफिनेशन को फुलफिल कर रही है उसको बेचेंगे, उसका गेन जो होगा वो सिक्योरिटीज का पार्ट बनेगा, और सिक्योरिटीज में जो अगर पार्ट बनेगा वो फिर कहाँ जाएगी, वो हमारे इस रेट के मुताबिक टैक्स हो रही होंगी। ये जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है रेट, इसके मुताबिक क्या होगा, वो टैक्स हो रहा होगा। और अगर वो इस डेफिनेशन के मुताबिक पब्लिक कंपनी नहीं है तो वो 37 का पार्ट बनेगी और वो फिर हमारे नॉर्मल टैक्स रिजीम में ट्रीट हो रही होंगी। तो ये चीज आपको क्या होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। इसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन, किसी किस्म का आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर इतो सी भी प्रॉब्लम है, इतो सा भी मसला है ना, जस्ट लेट मी नो, आप मुझे बताएं, मैं आपका ये मसला जो है वो हल कर दूंगा, आपका मसला जो है वो सॉर्ट कर दूंगा। बट मेक इट क्लियर कि पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी हो जाए क्लियर।
अब मैं इस चैप्टर को जल्दी से रिकॉल करता हूँ। देखिए पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया, चैप्टर हमारा खत्म हो गया वाला, चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया। अब बड़ा क्लियर है चैप्टर में क्या क्या था। देखिए जी हमारे पास पब्लिक कंपनी है, हमारे पास चैप्टर में क्या थी, ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है। ब्लॉक ए में हमारे पास 37 है, 38 है। 37 में क्या क्या आ रहा है हमारे पास, प्राइवेट कंपनी का शेयर आ रहे हैं, मेंबरशिप कार्ड आ रहा है, माइनिंग राइट्स आ रहे हैं, एओपी का शेयर आ रहा है। 38 में क्या कुछ आ रहा था, पेंटिंग, स्कल्पचर, ज्वेलरी, एंटीक, क्वाइन, मेडेलियन, ये तमाम 38 में आ रहे हैं। अगर इन आइटम्स को बेचेंगे, गेन जो आएगा वो एनटीआर का पार्ट बनेगा, ये हमने डिस्कस आउट किया। और 38 के आइटम को बेचेंगे, लॉस का ट्रीटमेंट नहीं होगा। 37 के आइटम को बेचेंगे, लॉस का ट्रीटमेंट होगा। ये हमने क्लियरली पढ़ लिया। उसके बाद हमने फिर डिस्कस किया ब्लॉक बी। ब्लॉक बी में हमारे पास था 37 ए, जिसे हम सिक्योरिटीज कहते हैं, और इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस कर लिया कि प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके सेपरेट रेट्स हैं, पेपर में गिवन होंगे, याद करने की जरूरत नहीं है। एक प्रॉपर्टी का कंसेप्ट जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, वो मैं अदर इनकम अदर एरियाज में जाकर डिस्कस करूंगा, ताकि आपके लिए वहां पे उसको अंडरस्टैंड करना इजी हो, वरना आप क्रैम करेंगे, और क्रैमिंग वाली मेरी अप्रोच नहीं है। आई वांटेड कि आपको समझ आए प्रैक्टिकली भी और थियोरेटिकली भी, और आप अपनी फ्यूचर लाइफ में भी इन चीज़ों को अप्लाई कर सकें, आप अच्छे कंसल्टेंट बन सकें। उसके लिए आपको वहां तक समझाऊंगा, जब समझेंगे वहां पे आपके लिए हो जाएगा क्लियर, आपको रटा नहीं मारना पड़ेगा। दूसरा हमने पढ़ा सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज क्या होती हैं, सिमडीवीडी, जिसमें से पब्लिक कंपनी के शेयर्स, इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल, मुताबा सर्टिफिकेट, डेट सिक्योरिटीज, क्रेडिट वाउचर्स और डेरिवेटिव प्रोडक्ट। इनको बेचेंगे तो गेन जो होगा वो तो आएगा। इन रेट्स के मुताबिक जो आपको नजर आ रहा है मेरे सामने स्क्रीन के ऊपर, राइट साइड के ऊपर, इनके मुताबिक टैक्स होगा, और वो सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बन रही होंगी। तो ये पूरा चैप्टर है जो हमने यहाँ पे डिस्कस आउट कर लिया है। लॉसेस को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे ना, हमने लॉसेस को यहाँ पे डिस्कस किया है, बिकॉज हम एंड पे जाके चैप्टर पढ़ेंगे। एक 1 पेजर समरी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जब आप वो समरी देखेंगे तो आपको तमाम लॉसेस का ट्रीटमेंट फ्रॉम सैलरी टिल एवरी हेड ऑफ इनकम जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा, वो आपको समझ आ जाएगी। अभी हम लॉसेस को डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन छोटा सा कंसेप्ट है उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। वैसे जो लॉस है ना, इसके 2 ट्रीटमेंट है। इसे हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं सेट ऑफ। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि अगर आपका कोई लॉस इस साल एडजस्ट नहीं हो पाया, आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर लें, आप इसको अगले साल एडजस्ट कर लीजिएगा। और सेट ऑफ का मतलब क्या है कि आप इस साल किसी और इनकम गेन के साथ इसको एडजस्ट करा लें। इसके रूल्स क्या हैं, इसके रेगुलेशंस क्या हैं, ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, हम आगे जाकर इनको पढ़ेंगे। बट यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट है कि इन फॉलोइंग सिनेरियोज में हम क्या करेंगे, हम देख रहे होंगे कि हमें लॉस तो हो रहा है, लेकिन उस लॉस का हमें ट्रीटमेंट अलाउ नहीं है, मतलब हम उस लॉस को डिक्लेयर नहीं कर सकते। वो हमने यहाँ पे क्या करना है, देखना है। 3 पॉइंट्स हैं, वॉश सेल, क्रॉस ट्रेड और टैक्स स्वैप सेल। ये 3 कैटेगरीज हैं जिसमें हम अपनी सिक्योरिटीज बेच रहे हैं, अपने शेयर्स बेच रहे हैं। उसमें हमें लॉस हो भी रहा है, लेकिन हमें वो लॉस अलाउ नहीं है, हम उस लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, या डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो उसे लॉस मानते ही नहीं है। वो चीज़ अब हमने क्या करनी है, डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉश सेल की। वॉश सेल को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मिस्टर ए है हमारे पास, ये इन्वेस्टर है, इसके पास एक कंपनी की सिक्योरिटीज पड़ी हुई हैं, एबीसी कंपनी है, इसकी सिक्योरिटीज पड़ी हुई हैं इसके पास। ये महीने का शुरू होता है, ये जाके वो सिक्योरिटीज को बेचता है, वो बेचता है तो इसके उसको इसके ऊपर लॉस हो जाता है। फिर जब महीने का एंड आता है, या जैसे ही अगला महीना शुरू होता है, ये वापस जाके इन्हीं सिक्योरिटीज को रीपरचेज कर लेता है। मतलब महीने के शुरू में सिक्योरिटी बेची और महीने के एंड पे वापस यही सिक्योरिटी बाय कर ली। अब जब महीने के शुरू में सिक्योरिटी बेच रहा था, इसको लॉस हो रहा था, अब महीने के एंड पे वही सिक्योरिटीज इसने क्या कर ली है, वापस वो परचेज कर ली है। अब इससे क्या हुआ, इससे जो इसका पोर्टफोलियो था, मतलब जो इसकी प्रोफाइल थी कि इसके पास ये शेयर्स हैं, इसका पोर्टफोलियो मेंटेन रहा, इसका पोर्टफोलियो सेम रहा। जितने शेयर्स, जो से शेयर्स महीने के स्टार्ट में थे, उतने शेयर्स, वही शेयर्स महीने के एंड के ऊपर भी अवेलेबल। अगर ये सिनेरियो है कि आप महीने के शुरू में वो शेयर्स बेचते हैं और जाकर महीने के एंड में वो शेयर्स वापस खरीद लेते हैं,
और आप कहते हैं हमें लॉस हुआ है, हमने लॉस का ट्रीटमेंट लेना है, डिपार्टमेंट वाले आपको इसका कोई ट्रीटमेंट अलाउ नहीं करेंगे, कहेंगे आप इस लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, ये आपको अलाउ नहीं है। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो हमारा आता है वो है क्रॉस ट्रेड। क्रॉस ट्रेड क्या होता है? इन्वेस्टर भाई हैं हमारे पास, एक इसका अकाउंट है लाहौर में, ब्रोकर अकाउंट खोला हुआ है, दूसरा इसने अपना अकाउंट खोला हुआ है कराची में। ये अपने ही अकाउंट से एक सिक्योरिटी उठाता है लाहौर से और कराची में बेच देता है, मतलब अपने ही इस अकाउंट से सिक्योरिटी उठा के अपने दूसरे अकाउंट में से सिक्योरिटी बेच दी और इसके ऊपर लॉस डिक्लेयर कर देता है। अपने ही घर में एक कमरे से चीज उठा के आप दूसरे कमरे में चीज रख दो और उसे कोई मेरी चीज चोरी हो गई, डाका पड़ गया, ये वो वाला हिसाब है। अगर आप ये काम करते हो और इसके ऊपर अगर आप लॉस क्लेम करने जाओगे तो आपको लॉस अलाउ नहीं होगा। डिपार्टमेंट वाले इसके ऊपर भी आपको लॉस अलाउ नहीं करेंगे, वो कह देंगे कि आपकी ये ट्रांजैक्शन है तो मार्केट बेस है ही नहीं। अगर आपकी ये मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन होती, आप मार्केट में जाके सामान बेच रहे होते, उसमें अगर आपको लॉस हो रहा होता तो हम आपको अलाउ करवा देते, बट ये मार्केट में तो आपने बेचा ही नहीं है, तो आपकी इन हाउस ट्रांजैक्शन है तो इसमें भी ये लॉस होगा, आपको उसका ट्रीटमेंट अलाउ नहीं करने दिया जाएगा। और तीसरा हमारे पास आता है वो कहलाता है टैक्स स्वैप सेल। टैक्स स्वैप सेल क्या होती है कि ये इन्वेस्टर है, इसके पास शेयर्स हैं एबीसी लिमिटेड के और ये बैंक है, ये एबीसी लिमिटेड के शेयर्स बेचता है, इसको लॉस हो जाता है और बाद में जाके ये डीईएफ लिमिटेड के शेयर्स परचेज कर लेता है जो बैंक ही है। बट एट द एंड क्या होता है, इसका पोर्टफोलियो जो है वो सेम रहता है, इसके पोर्टफोलियो में कोई किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा होता। इसके पास दिन के शुरुआत में भी बैंक के शेयर थे, इसके पास दिन के एंड में भी बैंक के शेयर्स हैं, तो इसका पोर्टफोलियो मेंटेन रहा, इसे कोई किसी किस्म का लॉस नहीं, मतलब इसके पोर्टफोलियो में चेंजेस नहीं आई। अगर इस तरह का सिनेरियो हो जाए उसके ऊपर अगर ये लॉस क्लेम करना चाहे कि जी मैंने एबीसी लिमिटेड के शेयर्स बेचे थे, मुझे इसके ऊपर लॉस हुआ है, डिपार्टमेंट इसको क्लेम नहीं करने देगा, उसको अलाउ नहीं करेगा। तो ये तीन सिनेरियोज हैं, वॉश सेल, क्रॉस ट्रेड और टैक्स स्वैप सेल। इनमें आप लॉस क्लेम करने चाहेंगे भी तो डिपार्टमेंट आपको लॉस अलाउ नहीं कर रहा होगा, वो आपको लॉस का ट्रीटमेंट नहीं लेने देगा, इसमें आपको लॉस का ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं नॉन रिकॉग्निशन रूल्स की। नॉन रिकॉग्निशन रूल क्या होता है? इसमें हम क्या डिस्कस करने लगे हैं, इसमें हम डिस्कस करने लगे हैं कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जिसमें हमारा एसेट ट्रांसफर हो रहा है लेकिन हम उसके ऊपर गेन या उसके ऊपर हम लॉस वगैरह रिकॉर्ड नहीं कर रहे, हम लॉस गेन कुछ भी जिसकी कैलकुलेशन नहीं कर रहे होते। अभी तक जब हमने चैप्टर पढ़ा और हमने डिस्पोजल की बात की, जितनी पूरी हमने कहानी डिस्कस की है, उसमें हमने एक चीज तो बड़े वाजिया तौर पर पढ़ी है कि अगर कोई एक बंदा है मिस्टर ए, और मिस्टर ए जो है वो अगर मिस्टर बी को कोई एसेट ट्रांसफर कर दे, अगर इससे एसेट उठ के इसकी मलकियत में चला जाए तो इसका हम डिस्पोजल रिकॉर्ड करते हैं, और जिसका डिस्पोजल रिकॉर्ड होता है वो उसके ऊपर कैपिटल गेन कैलकुलेट करके उसके ऊपर रेलेवेंट टैक्स पे करता है। हमने अभी तक यही बात की है, अभी तक हमने यही बात की है ना कि अगर एक बंदे से एसेट ट्रांसफर दूसरे बंदे को हो जाए, जिस बंदे से एसेट ट्रांसफर हो रहा होता है, हम क्या करते हैं, हम उसका डिस्पोजल रिकॉर्ड करते हैं। हम कहते हैं जी आपकी ये चीज जो है वो डिस्पोज हो गई है, और हम इसको फिर ऐसे लेके चल रहे होते हैं। अब हम देखने लगे हैं कुछ ऐसे सिनेरियोज जिसमें हम डिस्पोज तो कर रहे हैं, एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं, एसेट इस बंदे से निकल के इस बंदे के पास जा रहा है, लेकिन हम कोई गेन कोई लॉस इस तरह कोई चीज रिकॉर्ड नहीं करते। उसको देखते हैं कि ये कुछ मोड्स हैं, अगर इनमें हम ट्रांसफर कर रहे हो एसेट एक बंदे से दूसरे बंदे को, तो कोई कैपिटल गेन कोई कैपिटल लॉस हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते। कि इन मोड्स में एसेट ट्रांसफर हो रहा है लेकिन उसके ऊपर ना हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे ना हम कैपिटल लॉस कैलकुलेट करेंगे,
बस इसकी एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि जिस बंदे को एसेट ट्रांसफर किया गया है, जिस बंदे ने एसेट रिसीव किया है, उस रेसिपिएंट का रेजिडेंट होना फर्ज है। मतलब अगर ए ने बी को एसेट को ट्रांसफर कर दिया और बी जो है वो रेजिडेंट है, और इनमें से किसी मोड के तहत आंसर एसेट ट्रांसफर किया गया, तो ए का हम कोई कैपिटल गेन, कोई कैपिटल लॉस कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसका ट्रीटमेंट ही नहीं लेंगे। अब वो फॉलोइंग मोड्स हैं कौन कौन से के, अगर अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट स्पाउसेस के दरमियान एसेट ट्रांसफर हो जाते हैं, तलाक हो गई, खामन ने बेगम को एसेट ट्रांसफर कर दिया। अब पहले वो एसेट का मालिक खामन था, अब उसने वो एसेट अपनी साहबगा बेगम को दे दी है, तो टेक्निकली एसेट ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा? टेक्निकली एसेट ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई गेन या कोई लॉस नहीं कैलकुलेट करेंगे हम। आमिर लियाकत हुसैन फोत हो गया, अल्लाह उसको रहमत करे, उसके गुनाह माफ करे, वरना बड़ी ऑप्टिमम एग्जांपल थी इस सिनेरियो की, बट अब मैं वो नहीं डिस्कस करूंगा बिकॉज वो जा चुके हैं, तो किसी के बारे में इस तरह की चीज़ नहीं डिस्कस करनी चाहिए। वरना आप लोग समझ सकते हैं कि वो जो बुशरा और वो तूबा इस तरह के केस थे, वो आमिर लियाकत के पर्सपेक्टिव में कभी भी गेन या लॉस कैलकुलेट नहीं होना था। उसके अलावा अगर कोई रिलेटिव की तरफ से आपको गिफ्ट के तौर पर मिल जाए कोई एसेट वगैरह, जो बंदा गिफ्ट कर रहा है उसका भी कोई डिस्पोजल वगैरह रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता। आपको सक्सेशन से या आपको इनहेरिटेंस से, विरासत से कोई एसेट मिल जाए, उसका भी डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं होता। या अगर कोई एओपी या कंपनी लिक्विडेट हो जाए या डिस्पोज हो जाए, और डिस्पोजल के बाद अगर कोई एसेट्स वगैरह जो हैं वो अपने मालिकान को, पार्टनर्स को वो अगर ट्रांसफर कर दें, तो उसके लिए भी कोई किसी किस्म का हम ये डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते, उसका रिकॉर्ड नहीं रख रहे होते। अब यहाँ पे रिलेटिव की बात की है, जो रिलेटिव जो है उन्होंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। रिलेटिव का मतलब क्या है कि आपके इंसेस्टर, मतलब दादा दादी, आपके डिसेंडेंट, बेटा बेटी वगैरह आपकी औलाद है, उसके अलावा बीवी और बीवी के रिश्तेदार हैं, वो क्या करते हैं, आपके रिलेटिव्स कहला रहे होते हैं। एक और चीज याद रखना कि अगर ए ने बी को कोई एसेट ट्रांसफर कर दिया, ए को तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये हमने चीज पढ़ ली। बी जिसने एसेट रिसीव किया है, वो जिस दिन एसेट रिसीव करेगा करेगी, उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी, वो इस बी के लिए क्या कंसिडर हो जाएगी, कॉस्ट कंसिडर हो जाएगी, कि ये कॉस्ट है आपके लिए इस एसेट के लिए। तो ये हमारे पास नॉन रिकॉग्निशन रूल है। ये नॉन रिकॉग्निशन रूल हमें क्या बता रहा है कि इन मोड्स में हम एसेट ट्रांसफर तो कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर जिसने ट्रांसफर किया है, जिसके हाथ से एसेट चला गया है, उसका कोई गेन, उसका कोई लॉस हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते। अब इससे रिलेटेड मैं एक सवाल करता हूँ, आपको मजीद समझ। सवाल है जी, मिस हानिया फाइनली डिसाइडेड टू सेपरेट फ्रॉम स्पाउस आसिम अजहर, उसने आसिम अजहर को छोड़ने का फैसला कर लिया, एंड डिसाइडेड टू लिव अपार्ट, और कहा कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, विद हर 3 ईयर सन लूसी, अपने 3 साल बच्चे लूसी के साथ। एज एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, जो उनका तलाक का एग्रीमेंट हुआ, जो आसिम अजहर था वो ट्रांसफर करेगा अपना ओनरशिप स्टूडियो की, जो उसने करंटली आशर वजाहत को दी हुई है, पर मंथ 72,000 रेंट के ऊपर। मिस हानिया इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑन हर नेम। जिस दिन उसको हानिया को वो ट्रांसफर हो जाएगा, उस दिन से वो क्या करेगी, वो रेंट रिसीव करेगी। जब कब नवंबर 2021 को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई हानिया को, अब हमने क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट कैलकुलेट करना है। देखिए, पहले हम बात करते हैं आसिम अजहर की। आसिम अजहर ने पहले ये प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई थी, उसको रेंट मिल रहा होगा 72,000 पर मंथ। अब इसके पास जुलाई में रही प्रॉपर्टी ये, अगस्त में रही प्रॉपर्टी ये, सितंबर में रही प्रॉपर्टी, अक्टूबर में, 4 महीने प्रॉपर्टी रही है। इसको रेंट कितना मिला होगा, इसको रेंट मिला होगा 288,000, जो इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा, जिसकी इनकम प्रॉपर्टी में ट्रीट हो रहा होगा।
अब इसने ये अपना फ्लैट अपना स्टूडियो ट्रांसफर कर दिया है, क्या इसका हम कोई कैपिटल गेन रिकॉर्ड करेंगे? आंसर इज नो, क्योंकि ये नॉन रिकग्निशन रूल में फॉल कर रहा है, इसका कोई कैपिटल गेन कोई कैपिटल लॉस वगैरह रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अब ये मिल गया हानिया को, अब उसको भी रेंट मिलेगा, तो जब वो रेंट रिसीव करेगी वो उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बन जाएगा, इसको रेंट मिलेगा 8 महीने का, ये इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का सिंपल पार्ट बन जाएगा। और हाँ, जिस दिन उसको स्टूडियो ट्रांसफर किया गया उस डेट पे जो स्टूडियो की फेयर मार्केट वैल्यू थी वो क्या कंसीडर होगी, वो हानिया के लिए कॉस्ट कंसीडर हो रही होगी। तो ये इसका ट्रीटमेंट था, ये इसकी सारी बात थी।